चैप्टर 4 supply analysis. Chapter 4 is supply analysis. Dear friends, your full syllabus is interconnected. If you want to satisfy yourself, you are demanding something. But when you go to market to purchase something, to fulfill your demand, सामने कोई तो होना चाहिए जो उस चीज को सप्लाई कर रहा हो. एंड दैट इज व्हाई नाउ आवर टॉपिक इज सप्लाई एनालिसिस. अब तक हम अपने आप को एज अ कंज्यूमर स्टडी कर रहे हैं. एक ग्राहक के हिसाब से अपनी जो मेंटालिटी होती है, अपनी जो सोच होती है, हम उसको स्टडी कर रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर. फ्रॉम दिस चैप्टर यू हैव टू थिंक दैट you are the producer, you are the businessman, you are the supplier, you are the manufacturer, you are the seller. मतलब अब तक आप एक खरीदने वाले हो ऐसा सोच के स्टडी कर रहे थे. फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम टुडेज लेक्चर, यू हैव टू थिंक दैट यू आर द सेलर. अब आप एक सामान बेचने वाले हो तो आपकी मेंटालिटी क्या, आपका बिहेवियर क्या, आपकी सोच क्या. आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या है. बहुत बड़ा डिफरेंस समझा रहा हूँ. एक कंज्यूमर की सोच हमेशा ये होती है कि वो हर चीज़ सस्ते में खरीदना चाहेगा, ज़्यादा खरीदना चाहेगा और बेस्ट क्वालिटी की खरीद कर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा. आई रिपीट 3 स्टेटमेंट. एक कंज्यूमर की सोच ये होती है कि वो हर वक्त हर चीज़ सस्ते में, ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी की खरीद कर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा. एग्जैक्टली ऑपोजिट एक प्रोड्यूसर की सोच क्या होती है, एक बिजनेसमैन की सोच क्या होती है, एक सेलर और सप्लायर की सोच क्या होती है. वो ऑलवेज ये सोचेगा कि मैं फालतू क्वालिटी की चीज़, कम क्वांटिटी की चीज़ ज़्यादा महंगे में बेचूं और बड़ा प्रॉफिट कमा के निकल जाऊँ. कंज्यूमर सोचेगा कि मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, बिजनेसमैन सोचेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. आप हमेशा ये सोचेंगे कि आप कम फीस पे करेंगे, फिर भी आपको ज़्यादा लेक्चर चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए लेक्चर में, सिलेबस टाइम पे ख़त्म भी होना चाहिए, रिवीजन भी मिलना चाहिए, मार्क्स भी आने चाहिए, लेक्चर में जो भी होना चाहिए, कंटाला भी नहीं आना चाहिए. ये आपकी सोच होती है. सामने मेरी सोच क्या होगी पता है. मैं फ़ीस ज़्यादा जल्दी ले लूँ, ज़्यादा फीस लूट लूँ, लेक्चर कम ले लूँ, यहाँ वहाँ से कुछ भी पढ़ाऊँ, फालतू में कुछ भी पढ़ा दिया, सिलेबस ख़त्म, भागो. ये मेरी सोच होगी. तो ये दोनों की सोच जो है ना, ये ऑलवेज क्लैश होती है. ऑलवेज एक कंज्यूमर की मेंटालिटी, बिहेवियर और एक सामने बिजनेसमैन का बिहेवियर, ये ऑलवेज क्लैश होता है. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. डिमांड से ठीक उल्टा सोचेंगे ना तो ही इसको समझ पाएंगे. तो बिफोर आई डू स्टार्ट विद सप्लाई कॉन्सेप्ट, let me revise something about demand concept. Any want becomes a demand only when the consumer has 2 conditions: willingness to buy and capacity to buy. मुझे BMW कार खरीदने की इच्छा है पर औकात नहीं है, और 2000 का साइकिल खरीदने की औकात है पर इच्छा नहीं है. दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा. दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा. ये अपनी डिमांड की मेंटालिटी थी एज अ कंज्यूमर. एग्जैक्टली ऑपोजिट सप्लाई एनालिसिस के लिए स्टार्ट विथ माय फर्स्ट टॉपिक, गिव द हेडिंग मीनिंग ऑफ सप्लाई. Of supply. It's a new chapter. Please notebook में अच्छे से रखेंगे please. And I told you already twice. हाँ मेहरबानी करके वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए और नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए प्लीज. मीनिंग ऑफ सप्लाई. एक छोटा सा पैराग्राफ पहले लिखा देता हूँ. सप्लाई डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस. supply
supply depends on two conditions, that is ये IE को that is पढ़ने का, that is capacity to sell, that is capacity to sell, and willingness to sell, that is capacity to sell and willingness to sell. Next line. Capacity to sell depends on, capacity to sell depends on stock. Capacity to sell depends on stock and willingness to sell depends on price. Next line. Price is of two types. Price is of two types. That is prevailing market price and reservation price. Prevailing market price and reservation price. Next line. Prevailing market price is the price. Prevailing market price is the price which is prevailed in market, which is prevailed in market for any commodity, which is prevailed in market for any commodity or service at present. Next line. Reservation price is the price. Reservation price is the price which is decided by the seller, in his mind, below which he is not ready, to sell his product. Below which he is not ready to sell his product. Next line. Reservation price may be more, less or equal to cost price
इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, फुल स्टॉप। डियर फ्रेंड्स, एक बात बहुत अच्छे से समझना, चैप्टर 3B तक कोई भी चीज को सोचना, समझना, याद रखना अपने लिए इजी था, क्योंकि हम खुद कंज्यूमर है, तो हम खुद के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं। आप खुद भी मॉल में जाते हो, खर्चा करते हो, खाने पीने पे पैसे उड़ाते हो, मूवी देखते हो, मतलब हम खुद एक कंज्यूमर है और हम खुद के ही बारे में स्टडी कर रहे थे, इसलिए खुद को समझना थोड़ा इजी होता है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्लाइटली वी आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी भी आप एक्चुअली एक कंज्यूमर ही हो और हम समझने जा रहे हैं कि एक बिजनेसमैन का बिहेवियर क्या होता है सप्लाई करते हुए। मतलब एक्चुअली आप अभी बिजनेसमैन नहीं हो, फिर भी आप ये समझने जा रहे हो कि बिजनेसमैन का बिहेवियर क्या होना चाहिए जब वो सामान बेचने बैठा है तब। कहीं ना कहीं स्लाइटली अब हमें अपना जो विजन है, जो सोच है, उसका लेवल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर होने के बावजूद भी अब हम ये समझना चाहेंगे कि एक बिजनेसमैन जो हमें सामान बेचने के लिए बैठा है उसके दिमाग में क्या चलते रहता है। मतलब जो हम नहीं है अब हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं है और फिर भी हमें समझना है कि बिजनेसमैन सप्लाई करते वक्त क्या सोचता है। ओके, जैसे हमने समझा था कि डिमांड कब बनता है, बोले विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू बाय, एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग ऑफ सप्लाई के हिसाब से सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टू कंडीशंस। बिजनेसमैन के पास दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। आई नो कि आप में से कुछ लोगों को एक डाउट है, और वो डाउट ये है कि सर सेल का स्पेलिंग शायद गलत नहीं है। यस, एनीवन? सेल का स्पेलिंग राइट है? नहीं, सेल का स्पेलिंग राइट है होंगे। 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में आया था BUY बाय, मतलब खरीदना, उसका ऑपोजिट SEL सेल मतलब बेचना। लेकिन FI जैसी आते आते सेल का स्पेलिंग हमने SALE कर दिया। अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स, उसमें स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम? SALES। यस और नो? तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन SELL सेल एंड SALES सेल्स? किसी ने भी FIAC में अकाउंट्स में किसी एक भी अकाउंट्स के प्रोफेसर को नहीं पूछा होगा कि हमने तो स्कूल में SELL सेल मतलब बेचना सिखा था, तो आप ये SALES सेल्स कहाँ से लेकर आए? एंड डोंट से निया कि सर वो डिस्काउंट वाला सेल होता है, तो आप और भी बड़ी गलतफहमी में हैं। जब आप कहीं पे पार्टी आप आने दिखते हो, सेल 30% ऑफ SALE, और बाद में आप अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स SALES, मतलब आप पूरे साल सामान डिस्काउंट में बेच रहे हो, तो आप प्रॉफिट करोगे कहाँ से? तो फिर आप बिजनेस करने लायक हो ही नहीं, चुपके से सर्विस करो, वरना तो लॉस पे करोगे बिजनेस। मतलब अगर पूरा साल सामान सब डिस्काउंट में बेचने वाले हो क्या? नहीं फ्रेंड्स, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इको के प्रोफेसर का इंग्लिश ऐसा होना चाहिए जो इंग्लिश को भी टक्कर मार सके। SELL सेल इज अ वर्ब फॉर्म एंड SALE सेल्स इज अ नाउन फॉर्म। सामान बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है SELL, और जो सामान आप बेच चुके हो, जिसको आप बोलते हो बिक्री, नॉट ट्रेडिंग, वो सेल्स का अमाउंट होता है। इसलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स, पूरे साल आप जो सामान बेच चुके हो वो सेल्स का अमाउंट है। सामान बेचने की जो प्रक्रिया होती है इट इज टू सेल। अगर ये ना समझ में आए तो थोड़ा और इजी करो, जहाँ पे TO2 लगता है ना वहाँ पे स्पेलिंग आएगा SELL, ठीक है? और इजी ओके? फिर ये मत बोलो सर BY बाय आएगा तो SALE, ऐसे ही बोल रहा हूँ। TO2 है ना तो SELL, उसके अलावा जहाँ पे कुछ भी हो तो वहाँ पे SALE चलेगा।
ओके, आई नो एक डाउट और आ गया, आपके थोड़े में डाउट दिख रहे हैं सर, तो फिर वो जो डिस्काउंट वाला लिखता है सेल सेल सेल, वो काय को स्पेलिंग लिखता है? तो आपको ये समझाओ कि वो सेल 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 क्या लिखता है वो? अगर कभी पूरा फुल फॉर्म पढ़ा हो पार्टी है तो वहां पे लिखा होता है स्टॉक क्लियरेंस सेल, मतलब 31 मार्च तक बिजनेसमैन को जो सामान बेच देना चाहिए था पर वो नहीं बेच पाया, इसके बाद में उसने क्लोजिंग स्टॉक में डाला होगा, अकाउंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, बराबर है। फिर वो नेक्स्ट 1 अप्रैल से क्या करेगा, उसी स्टॉक को कांच में से निकाल कर बाहर ढगला करेगा दुकान के बाहर, नॉट गेटिंग, और बाद में डिस्काउंट में बेचने के लिए लिखेगा वहाँ पे स्टॉक क्लियरेंस सेल 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 30% ऑफ 50% ऑफ, क्योंकि वो गए साल का सामान है जो उसको बेच देना चाहिए था, नहीं बेच पाया, इसलिए अब वो कम प्राइस में बेचने के लिए निकाल रहा है। अरे समझा, इसलिए वहाँ पे SALE सेल स्पेलिंग दिखाई दे रहा है। आप अकाउंट्स में SALES लिखते हो क्योंकि वो पूरे साल में जो सामान बेच दिया है, बिक्री हो चुकी है, उसका अमाउंट लिखते हो, और सामान बेचने की जो प्रक्रिया है वो SELL सेल है। अभी इससे अच्छा समझाने को मेरे को नहीं आता है, तो समझा तो आपका, नहीं समझा तो मेरी बात खत्म। ओके, तो अब पूरे साल में कभी नहीं पूछना कि सर SELL लिखने का कि SALE लिखने का, अगर आगे TO2 वर्ड है तो SELL लिखने का, अरे समझा, बाकी सब में SALE जान लेगा। ओके, यस, तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस, कैपेसिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। सामान बेचने की औकात भी होनी चाहिए और सामान बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। कैपेसिटी टू सेल डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड विलिंगनेस टू सेल डिपेंड्स ऑन प्राइस। मैं गोडाउन में जो सामान भरता हूँ स्टॉक, अगर उसमें होगा तो बेच पाऊंगा, इसलिए कैपेसिटी टू सेल डिपेंड्स ऑन स्टॉक, और जो प्राइस मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले तो मैं बेचूँ, तो विलिंगनेस टू सेल डिपेंड्स ऑन प्राइस। अब इस चीज को समझाने के लिए लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। फ्रेंड्स एक बात समझ लो, मेरे एग्जाम्पल के ही आप पैसे देते हो, इसमें सब कुछ आ गया, क्योंकि जो चोपड़ी में है ना वो तो हर कोई पढ़ा सकता है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी हेरा गेरा नथुरा कोई भी को पढ़ा लेगा, यू डोंट नीड मी। पर सब कुछ चोपड़ी में नहीं होता है, अपनी खोपड़ी में होता है, और यहाँ जो होता है ना वो बुक में नहीं है, और उसके लिए आप मेरे को पैसे दे दो, मेरे एग्जाम्पल के ही पैसे है, बाकी बुक में जो लिखा है वो तो आपको कोई भी पढ़ा लेगा, डजंट मैटर। सपोज अपना एक पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अपना एक पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम ये पेन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा मान लो, अपनी औकात नहीं है क्योंकि पार्कर पेन है, ये इंडिया का नहीं है तो अपनी औकात नहीं है, पर मान लो जब सोचना है तो अच्छा सोचेंगे ना, जब अज्यूम ही करें तो अच्छा चीज सोचेंगे। अगर मेरा ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 वर्कर्स रोज कंपनी में आते हैं और रोज का हम 1000 पेन प्रोड्यूस करते हैं, पर डे 1000 पेन प्रोड्यूस करते हैं, 12 रुपए में पेन बनाता हूँ और 15 में बेचता हूँ। यहाँ तक सब कुछ समझा? 12 रुपीज़ पर पेन का मेरा कॉस्ट प्राइस है, और 15 रुपीज़ में बेच के 3 रुपया प्रॉफिट कमाता हूँ पर पेन, और 1000 पेन का रोज का प्रोडक्शन है। ये ठीक है? अरे ये ठीक है? अब ध्यान से सुनो, सपोज कोई एक दिन एक क्लाइंट का फोन आया, ओके, और उससे मुझे ऐसा कहा कि सर एकदम अर्जेंट है, एकदम अर्जेंट, अब भी 1200 पेन भेज दीजिए। मेरा कैपेसिटी कितना है रोज का? 1000 पेन। मैंने उसको कहा एक काम करते, 1000 पेन आज शाम तक भेजता हूँ, 200 पेन कल भेजता हूँ। बोले नहीं, एक साथ 1200 पेन भेजिए वरना ऑर्डर कैंसिल। मैंने कहा ये तो पॉसिबल है। बोले सर आप 15 रुपया लेते हो ना पर पेन, आई एम रेडी टू गिव यू 18 रुपीज़ पर पेन, 3 रुपया और एक्स्ट्रा ले लो पर पेन, 15 का 18 ले लो, पर मुझे 1200 पेन एक साथ चाहिए। अब ध्यान से सुना, बोलो विलिंगनेस टू सेल है कि नहीं? सामान बेचने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? अरे जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान बेचने की इच्छा तो है पर औकात नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है मेरा? 1000 पेन, तो बाकी का 200 पेन लाऊं कहाँ से? हाँ, अगर बहुत अक्लमंद बिजनेसमैन हूँ और इसी सेम पेन कोई और बनाता है अगर, अरे समझा, तो मार्केट में से 200 पेन और ले लो, मैं खुद के 1000 में डाल दो, वो 200 पेन में प्रॉफिट नहीं होगा, चलेगा। अरे कुछ समझा? लेकिन वो तो झंझट मारी वाला काम है,
तो लफड़े गफड़े वाला काम है, राइट। तो मैंने उसको बोल दिया कि सॉरी मेरे से पॉसिबल नहीं है, मतलब सामान बेचने की इच्छा थी, औकात नहीं थी। उसका फोन रखा और तुरंत दूसरे क्लाइंट का फोन आया, सर 400 पेन भेजिए ना। मैंने कहा एड्रेस लिखा हो, और उस एड्रेस बाद में पहले बोलिए कितने में देंगे, मैंने कहा 15 रुपया पर पेन, बोले सर 12 रुपये में दीजिए। अब देखो 1000 पेन का मेरा प्रोडक्शन है, तो 400 पेन तो सप्लाई कर ही सकता हूँ, तो कैपेसिटी टू सेल तो था, लेकिन वो 12 रुपये में मांग रहा है, वो तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कमाऊँ क्या, राइट। इसलिए सामान बेचने की इच्छा नहीं है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, आप एग्जाम में वही आंसर सप्लाई कर सकते हो जो आपके गोडाउन में हो, कभी गया हो गोडाउन में, स्टॉक में, अरे कुछ समझा, और वो लिखने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, आंसर सप्लाई करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, है। अगर कोई चीज गोडाउन में गई ही नहीं है, यस और नो, तो आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस, कैपेसिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। आया समझ में? 1200 पेन बेचने की इच्छा थी पर औकात नहीं थी, 400 पेन बेचने की औकात थी पर इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो प्राइस नहीं मिल रहा था, राइट। अब यहां से बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। जब जब इनको पेपर क्रिटिकल करना होता है इको का, तब तब वो इस टॉपिक में से एक छोटा सा वर्ड पकड़ के पूछ लेते हैं, और वो वर्ड अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्राइस इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइस 2 तरह की होती है, एक होता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, दूसरा होता है रिजर्वेशन प्राइस। प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस इज द प्राइस विच इज प्रिवेल एट प्रेजेंट इन मार्केट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। कोई भी चीज के लिए मार्केट में जो रेट चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो होता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल, अगर ये पार्कर पेन सपोज 70 रुपीज की मिलनी चाहिए, अब कहीं पर इसका प्राइस अगर 80 रुपीज है और कहीं पे अगर 60 रुपीज है, तो 10 रुपये आगे पीछे, तो वो बन जाएगा प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। ओके, जो शर्ट मैंने पहना है, अगर इसका नॉर्मल प्राइस 1000 रुपीज होना चाहिए, अब कोई इसको 1200 में बेच रहा है, कोई 800 में बेच रहा है, 200 रुपये आगे पीछे, तो वो बनेगा प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। अगर आपके एरिया में 12th कॉमर्स के लिए क्लासेस की फीस, अगर क्लासेस की फीस 15,000 होनी चाहिए, अब कोई क्लास बोलते कि हम 12,000 में पढ़ाएंगे, और कोई बोलता है हम 18,000 में पढ़ाएंगे, तो 3,000 रुपये आगे पीछे, 3,000 रुपीज आगे पीछे, तो वो बन जाता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। वो बन जाता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। ओके, तो व्हाट इज रिजर्वेशन प्राइस? रिजर्वेशन प्राइस मतलब ये टिकट रिजर्वेशन करने की बात नहीं है कि ट्रेन में गए रिजर्वेशन करने, नहीं। रिजर्वेशन प्राइस इज द प्राइस which is decided by the seller in his mind, below which he is not ready to sell his product. ये रिजर्वेशन प्राइस कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आज तक मेरा 20 सालों का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि रिजर्वेशन प्राइस एक ऐसा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से आया ना, इसका हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। देयर इज नो एनी मेथड, देयर इज नो एनी कैलकुलेशन, देयर इज नो एनी रीजन, देयर इज नो एनी फॉर्मूला। सेलर अपने दिमाग में एक प्राइस लेकर बैठ जाता है, उस प्राइस से कम में वो सामान बेचने को तैयार नहीं होगा। अब वो प्राइस कहाँ से उसके दिमाग में आता है ये कोई नहीं जानता है, वो खुद भी। इसका कोई रीजन नहीं है हमारे पास, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं है, और इसका सच बताऊं तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। मैं 2 पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों पर्सनल एग्जांपल है और ये दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मेरी लाइफ में हो चुके हैं। ओके, बहुत सालों पुरानी बात है, मैं 12th का एक बैच का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करने वाला था। क्लासरूम का कैपेसिटी समथिंग कुछ 25 स्टूडेंट्स का था। ओके, और पहले ही लेक्चर में 23 स्टूडेंट्स के एडमिशन हो चुके हैं, 2 सीट खाली हुई।
और मैं लेक्चर में एंट्री मारा के तुरंत ही कोई पेरेंट्स बाहर से नॉक किया, तो मैं बाहर गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि सर ये मेरी बेटी है, उसको 12th इकोनॉमिक्स आपके पास पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो फीस है वो 2300 रुपीज़ है इकोनॉमिक्स का, साल भर का, काफ़ी साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। 500 रुपया डिपॉजिट है और बाकी का 1800 रुपया जो है वो आपको 1-1.5 महीने बाद आराम से पे करेंगे, चलेगा। अभी सिर्फ 500 रुपया देने का और वो लेक्चर अटेंड कर सकती है, ये फॉर्म मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर वो तो सब ठीक है लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए आप प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करना, आप मुझे टोटल 2000 रुपये देना, ठीक है, और भी सिर्फ 500 रुपया दीजिए, बाकी का जो 1500 रुपया है वो बाद में देख लेंगे। और सर वो तो बाद में ही देखेंगे, और थोड़ा कम कीजिए ना प्लीज़। अब देखो मैं 2300 से 2000 पे आ गया था, अब यहाँ से बात टर्न आउट हो रही है। मैंने कहा इससे कम तो कैसे करूँगा, एक काम कीजिए आप अभी कुछ मत दीजिए, चलेगा, ठीक है। उसको बिठाइए, मुझे लेक्चर शुरू करने में लेट हो रहा है, मेरा पहला लेक्चर इंप्रेशन डाउन होता है, आप उसको बिठाइए, ओके। आप आराम से महीने बाद 2 महीने बाद आराम से फीस पे करना। बोले सर वो तो आराम से ही करेंगे, तो थोड़ा कम कीजिए ना। मेरी 4 बेटियाँ हैं, ये सबसे बड़ी बेटी है, कमाने वाला घर पे अकेला हूँ, ऐसा उनका स्टार्ट हुआ सब बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, काम कीजिए, आप 1800 रुपये देना, ठीक है, और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 600 रुपये के 3 इंस्टॉलमेंट करके देना, और भी अपने हिसाब से देना बस। अभी उसको बिठाए, मुझे लेक्चर में लेट हो रहा है। तो बोले सर आपको पता है कुछ साल पहले प्रकाश नाम का लड़का आपके पास आया था, अल्पा नाम की लड़की आपके पास पढ़ने आई थी। मैंने कहा 1 मिनट, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये सब कौन? बोले सब इसके कजिन है। उन्होंने हमको बोला कि प्रशांत के पास जाने का, दिल के बहुत अच्छे है, वो फीस भी कम करेंगे। मैंने कहा अच्छा ओके ओके ओके, तो मेरा दिल बहुत अच्छा है, मेरा इको बहुत अच्छा है, आप फीस कम कराने के लिए आए हैं, अच्छा ओके। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि अगर आपसे नहीं होना तो बाद में वो भी मिलने आएंगे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ओके, मतलब पहले आप फीस कम कराएंगे, फिर वो लोग आपकी फीस कम कराएंगे। तो आप लोगों ने समझ क्या रखा है? बोले नहीं सर थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ समझिए ना। मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, ओके, आप टोटल मुझे 1500 रुपये देना। देखो मैं 2300 से 1500 रुपये आ गया, कि आप टोटल 1500 रुपये देना, ठीक है, और वो आपके पास जब हो तब देना। पूरा साल खत्म हो जाए, आपकी बेटी का इको में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आपको लगे कि नहीं सब बराबर है, तब देना, बस रिजल्ट के बाद देना, 12th के रिजल्ट के बाद। बोले सर वो तो बाद में ही देंगे, वो थोड़ा कम कीजिए ना। मैंने कहा आप कितने में चाहते हैं कि मैं कितने में पढ़ाऊँ? बोले सर 600 में पढ़ाइए। मैंने यूँ हाथ जोड़े और अपनी जेब में से एक विजिटिंग कार्ड मेरा, ओके, उसके ऊपर एक प्रोफेसर का नाम लिखा और एक नंबर लिखा, और मैंने कहा कि आप ये कार्ड लेकर ये सर के पास जाइए, इनका फीस 600 रुपया ही है, आप इनके पास पढ़ाइए, बाकी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। बोले सर आप पढ़ाइए। मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है, बोले सर बहुत पैसे का प्रॉब्लम है प्लीज़। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप ये सर के पास एक मेरा कार्ड दीजिए और सर को बोलिए कि आपको 9 बजे के बाद मुझे कॉल करें, वो आपकी बेटी का 1 रुपया भी फ़ी नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। बोले सर आप फ्री में पढ़ाएंगे? मैंने कहा मेरे से ही नहीं होगा। फ्रेंड्स नॉर्मली मैं पैसों के लिए ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, पर उस दिन मुझे नहीं पता कि 1500 रुपये में स्टिक हो गए। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो 1500 मेरे दिमाग में कहाँ से आया, आई डोंट नो इवन टुडे। पर 1500 के नीचे मैं नहीं गया, मैंने उनको हाथ जोड़े और कहा लेक्चर में मुझे लेट हो रहा है, आपको जो भी सोचना है सोच लीजिए और बाद में मुझे कॉल कर दीजिए, चलेगा। ऐसा करके उनको अलविदा करके मैंने लेक्चर शुरू कर दिया। अब फर्स्ट बेंच पे जो लोग बैठे थे उन्होंने पूरा मैटर सुन लिया, ओके, और एकदम ओपन माइंडेड होकर उन्होंने बोला कि सर आपको बिजनेस करने नहीं आता है, क्योंकि वो 11 मेरे पास पढ़े थे, तो नेचर क्या वो बॉन्डिंग हो जाता है ना कि हाँ हंसते खेलते बात हो जाती है। उन्होंने बोला सर आपको बिजनेस करने नहीं आता है। मैंने कहा क्यों? बोले सर आपको तो 600 रुपया मिल ही रहा था ना, वो तो हमारे साथ ही पढ़ना था, उसको तो अलग से तो कुछ करना नहीं था, तो आपको क्या फर्क पड़ता, आप हाँ बोल देते। आपने 600 का नुकसान कर दिया। मैंने कहा मैंने 600 का नहीं 1200 का नुकसान किया। बच्चे बोले कैसे? मैंने कहा सोचो, मैंने ऐसा कहा उनको कि वो जो सर के पास जाएंगे वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, तो 1 रुपया भी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसका जो 600 रुपया फीस है वो प्रोफेसर का, वो मैं पे कर दूंगा। मतलब मैं उसको पढ़ाने के लिए 600 रुपया अपनी जेब से दे सकता हूँ, लेकिन मेरे क्लास में तो उनको 1500 के नीचे नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने ठीक किया, यस और नो? द आंसर मस्ट बी यस। पता है क्यों? ठीक 2 दिन बाद और 2 एडमिशन हुए,
और वो दोनों ने 2300 रुपये दिए, नॉट बिलिंग। अरे कुछ समझा? मतलब मैं 600 रुपये में पढ़ाकर अपना लॉस क्यों करूँ? अब एक बात समझाऊंगा, ये 1500 रुपया जो ना, इट वॉज रिजर्वेशन प्राइस, क्योंकि उसके नीचे मैं नहीं गया। अब क्यों नहीं गया उसका आंसर मेरे पास आज तक नहीं है कि मैंने उसको क्यों नीचे में नहीं पढ़ाया। हाँ, एक बात हो सकती है, आज जो बच्चे फर्स्ट बेंच पे बोल रहे थे ना सर 600 में पढ़ा लेना चाहिए, कल होके क्या होता पता है, उठ के वही बच्चे बोलते सर हमारा भी फीस कम करो, उसको 600 में पढ़ाया हमको भी 600 में पढ़ाओ, ये सर लो। हाँ, और अगर मैं बोलता नहीं तो क्या बोलते पता है बाद में मार्केट में आके, सर तो लड़की का फेस देख के फीस नक्की करती है। अरे बाप रे, फिर तो बात कहाँ की कार चल है मार्केट में। और 5 साल के बाद वो लड़की खुद भी आती, सर ये मेरी कजिन है, ये मेरी खुद की सिस्टर, ये मेरी फ्रेंड है, सबका 600 में पढ़ाओ ना, मतलब आप लोग मेरी फीस ही 600 करा दो। नो चॉइस, बिल्कुल नो चॉइस। तो कुछ भी हो जाए, मैं 1500 के नीचे नहीं गया। 1500 was my रिजर्वेशन प्राइस, राइट? ये मार्केट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, ये उससे ज़्यादा कम इक्वल था, मुझे आज तक नहीं पता, बस मैं उससे नीचे कम में पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। सेकंड पर्सनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, हमारे कॉलेज में डेनिम जीन्स डे का सेलिब्रेशन डिक्लेयर हुआ, और मैंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखी है फ्रेंड्स। मेरे घर पे कोई जीन्स मेरे लिए नहीं था, मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप मिडिल क्लास ही था, पर सबके पास एटलीस्ट एक जीन्स था, मेरे पास कोई जीन्स ही नहीं था। तो सब फ्रेंड्स ने बोला कि प्रशांत उस दिन क्या करेंगे? मैंने कहा देखो, दो चीज़ हो सकती है, ओके, या तो उस दिन मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, आप एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, या फिर हम सब लोग कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं, कॉलेज में जाना ही नहीं। सभी के मोबाइल में स्विच ऑफ, साइलेंट, ऐसा कोई फंक्शन होता है अगर चाइना का मोबाइल हो तो भी। तो मैंने कहा कि सेलिब्रेट करने के 2 ऑप्शन है मेरे पास, और मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप में हम हर चीज़ सेलिब्रेट कर दिए, कॉलेज में पूरा फुल टू एंजॉय किया, फुल टू एंजॉय। तो सब फ्रेंड्स ने बोला नहीं यार, कॉलेज में ये एंजॉय सेलिब्रेट करना है तो घर पे बात करना है, एक जीन्स ले लेना है साल को। तो बहुत हिम्मत जुटाकर मम्मी को कहा कि मम्मी कॉलेज में डेनिम जीन्स डे है। मम्मी बोली वो क्या होता है? मैंने कहा मम्मी जीन्स पहन के जाने का। बोले तो नहीं जाने का। मैंने कहा मम्मी जाने का, सब लोग जाने वाले हैं। तो मम्मी ने कहीं से 150 रुपये निकाल के बोला कि देखिए इसमें कुछ होता है तो देख ले। अब मेरे को आकाराम तुकाराम भीले के जमाने का नहीं, क्योंकि 150 में जीन्स आ जाएगा, और तो भी 150 रुपया था, ठीक है। कॉलेज में आके फ्रेंड्स को बात की कि मम्मी ने 150 रुपया दिया, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, आप सेलिब्रेट कर लो, मैं नहीं आऊँगा उस दिन। अब देखो, अच्छे फ्रेंड्स होने के कुछ फ़ायदे होते हैं, फ्रेंड्स अगर अच्छे होते हुए सब ने बैठ के सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो किसी एक ने इंटेलिजेंट आइडिया दिया कि काम करते हैं, FS चलते हैं, फैशन स्ट्रीट, सुना है कभी? चल स्ट्रीट, राइट? तो दूसरे ने सजेशन दिया, देखो वहाँ पे आने में ना कपड़ा भी समझ में आना चाहिए और एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, बार्गेनिंग करने को आना चाहिए, अगर वो जो भी बोले उससे आधे से भी कम में नक्की कर लेना। अब ऐसा 3-4 लोगों ने 3-4 चीज़ सिखा दी, और हम 5-6 फ्रेंड्स मिलके डन कर चुके थे तो वे अपने को चर्च गेट FS जाने का, प्रशांत का जीन्स खरीदने के लिए। मुझे आज भी याद है कि 10 रुपया ट्रेन का रिटर्न टिकट था उस टाइम पे, और वो मेरे फ्रेंड ने निकाला था, क्योंकि मेरे पास तो एग्जैक्ट 150 था, तो ट्रेन का टिकट तो फ्रेंड ने निकाला था रिटर्न टिकट, और हम गए, और सच में एंट्री मारती एक मस्त डार्क नेवी ब्लू कलर का जीन्स, मतलब तुरंत मन किया कि टच करके देख लूँ, और मैंने जैसे टच किया उसने बोलना शुरू किया 750 रुपीज़ पैक करूँ। कितना बोला उसने? मैंने कहा 150 में देगा। बोलता है इसका कपड़ा देख, मैंने कहा बहुत मस्त है, 150 में देगा। बोलते थे तेरे लिए 650 बस पैक करूँ, मैंने कहा 150 में देगा। बोलता देख इसमें 4 पॉकेट है, जिप कितना स्मूथ है, मैंने कहा सब बराबर, 150 में देगा। बोलता चल 550 बस फाइनल पैक करूँ, मैंने कहा 150 में देगा। बोलते 150 थोड़ा तो आगे बढ़ा, उसको कैसे बोलूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, होना तो चाहिए पैसा, आगे कैसे बढ़ूँ। तो वहाँ से निकलना शुरू किया हमने। अब सब फ्रेंड ने सिखा दिया था कि ऐसा करने का है, तो पीछे से वापस बुलाएंगे, उनका आइडिया होता है ये, और सच में ऐसा हुआ, उसे वापस बुलाया, ओ हीरो कम चल 450 फाइनल पैक कर दो। अब मेरे को लालच क्या है कि 450 तक आ गया है, शायद मेरे 150 तक आ जाए, तो मैं वापस आया, बोल
बोले 450 पैक करता हूँ। मैंने कहा 150 में देगा। बोले थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़। मैंने कहा नहीं 150 में देगा। तो अब उसने क्या किया पता है, थैली निकाल के रेडी हो गया जैसे पैक करने की तैयारी हो। तो मुझे लगा 150 में तैयार हो गया है। बोलता देख पैक कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके एकदम फाइनल, अब 250 एकदम फाइनल, 1 रुपया कम नहीं, कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा 150 में देगा। अब तो वो जो बात कर रहा था उसका तरीका और था, अब जो बात हुई वो तरीका और हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाना उसे शुरू किया है। पहली बार गांव से आया है, हाँ गांव से आया है, जींस कभी पहना की है, समझता है जींस क्या होता है, पागल की तरह 150 में देगा 150 में देगा, पागल हो गया क्या? इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा। आपको तो वो क्या कर रहा था, वो आजू बाजू वालों को इशारा कर रहा था कि अब इसको कोई बेचेगा नहीं कुछ। ये लोग सब यूनिटी वाले होते थे, एफएस में सब फुटपाथ पे ही देखते थे, सब एक दूसरे को मतलब फुल सपोर्ट में होते हैं, वो पूरा उनका यूनिटी होता है। तो हम समझ गए अपना काम नहीं होने वाला है, हम वहां से निकल लिए। ओके वो पीछे से भर भर के गालियां दे रहा था मेरे को। मैं चर्च के स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में बैठ गया तब तक उसकी गाली सारी सुनाई, कान में सुनाई दे रहा था, कितना कुछ बोल रहा था वो बाप रे बाप। विंडो सीट पे बिठाया गया मुझे क्योंकि मैं नर्वस था। फ्रेंड सब विंडो सीट पे बिठाया, बोली बैठ हवा खा, जीन्स नहीं है ठीक है। ओके और अल्टीमेटली हम जीन्स के बगैर वापस आ गए। लेकिन उस दिन एक बात समझ में आ गई मुझे, विंडो पे बैठे बैठे 250 रुपीज वॉज हिज। बोलो मेरा जीन्स क्या, लेकिन मेरे को इको समझ में आ गया क्योंकि मैं भी 12th में ही था, राइट। अच्छा अब ये आप नहीं बोल सकते हो कि उसको 250 में पड़ा होगा इसलिए रिजर्वेशन प्राइस होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको ये जीन्स 300 में पड़ा था, वो 50 रुपया लॉस करके बेच रहा था। ये भी पॉसिबल है कि 250 में पड़ा था, ये भी पॉसिबल है कि उसको 150 में पड़ा था, वो 100 रुपया कमाना चाहता था, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पर मेरा जीन्स नहीं आया वो पक्की बात। 12th खत्म हो गया, 6 महीने बाद हम सब फ्रेंड्स वापस यूं ही रिलैक्स होने के लिए राम माने एफएस गए। और वापस जब गए तो वापस वो दिखाई दिया, तो सब फ्रेंड्स बोला देख प्रशांत आज कुछ मच नहीं आ, हम वो साइड से निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे को छेड़ोगे नहीं तो मैं आपको टेंशन का ही करूँ, राइट। अब उसका क्या मेमोरी था, अगर शायद पढ़ा लिखा होता तो एमबीए बन जाता, इतना शार्प मेमोरी था उसका। हम लोग ऑपोजिट साइड से निकल रहे थे और वो मेरे को चिल्ला के बुला रहा है, ओ हीरो वो ब्लू जींस दिखा रहा है मुझे भाई, ओ हीरो 150 में। मेरे फ्रेंड को अभी उससे सामने से बुलाया, उसने छेड़ दिया था, और छोड़ने का नहीं, चलो टाइम पास करते। मैंने बोले तू 3-4 मिनट पहले आया ना 150 में देगा 150, मैंने कहा नहीं, बोले झूठ मत बोल, तू था 150 में देगा 150 में देगा, चल 150 में पैक करूँ क्या? मैंने कहा 100 में देगा। देखो उस वक्त क्या था ना, 150 मजबूरी थी क्योंकि डेनिम जीन्स डे फंक्शन था और मेरे पास जीन्स नहीं था, बराबर है। अब वो यूटिलिटी नहीं रही, अब कोई सेलिब्रेशन नहीं था कॉलेज में, अब तो समर वेकेशन था, करेक्ट। बाद में डिग्री कॉलेज में देखेंगे, तो यूटिलिटी तो खत्म हो चुकी थी। अब वो मुझे 150 में पैक करूँ, मैंने कहा 100 में देगा। अब उसे वापस शुरू किया, सर बता तू खरीदने आता है कि मजाक करने आता है, टाइम पास करने आता है ना सर, हाँ नेक्स्ट टाइम आएगा तो मारेंगे सारे तेरे को, ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया उसने वापस। हम लोग वापस वहां से निकल लिए। उस दिन एक बात और समझ में आ गई, उस दिन रिजर्वेशन प्राइस क्या था उसका 150 रुपीज, नहीं 100 में तो मैंने मांगा, उसने मना कर दिया। और उस दिन के बाद आज तक कभी एफएस नहीं गया हूँ क्योंकि अब मार खाने की कोई इच्छा नहीं है। पर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि रिजर्वेशन प्राइस इज द प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द सेलर इन हिज माइंड। आज नींद में घर पे आके आप लोग 150 में देगा चिल्लाना नहीं है, मैंने रात को नींद में 150 में देगा तो मम्मी मेरी टेंशन में जाएंगे, अरे बेटा क्या हो गया, मम्मी 150 में देगा। वो हेरा फेरी मूवी में शायद परेशान का डायलॉग था, 150 रुपया लेगा, है ना, ऐसा डायलॉग क्या है। हाँ यस, तो हाँ बाबूराव काका, तो ये जो सोच होती है ये उसके दिमाग में कहाँ से अमाउंट आता है वो वही जाने, शायद वो भी ना जाने। इसका कोई परफेक्ट रीजन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन मेथड कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज सप्लाई, तो बोले सप्लाई डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस, दैट इज कैपेसिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। कैपेसिटी टू सेल डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड विलिंगनेस टू सेल डिपेंड्स ऑन प्राइस। प्राइस इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला क्या था, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट में अभी चल रहा है। दूसरा क्या था, रिजर्वेशन प्राइस। व्हाट इज रिजर्वेशन प्राइस, डिसाइडेड बाय द सेलर इन हिज माइंड।
बिलो विच ही इज नॉट रेडी टू सेल हिज कमोडिटी और सर्विस, उसके नीचे वो बेचने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन किसी के पास नहीं है। ये हमने क्या समझा? सप्लाई का मीनिंग समझा, ठीक है, ये हमने सप्लाई का मीनिंग समझा। नाउ गिव द हेडिंग, गिव वन लाइन, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, अगर डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड याद है ना तो ही लिखने का एग्जाम में, वरना नहीं लिखने का। अगर एक भी वर्ड आगे पीछे हो रहा है आपसे तो मत लिखो, तो थोड़ा मार्क्स कट हो जाएंगे। आप नहीं लिखोगे चलेगा एकदम, ओके। लेकिन अगर लिख रहे हो तो हर एक वर्ड उसी जगह पे होना चाहिए जैसा बुक के अंदर हो। राइट नाउ, सप्लाई refers to the relation between the market price and the amount of goods between the market price and the amount of goods that the producers are willing to supply. Now see, बस इतना छोटा डेफिनेशन है। पॉल सैमुअलसन नाम के इको के बहुत अच्छे प्रोफेसर ने ये बहुत इजी डेफिनेशन दिया है। सिर्फ मुझे इसमें एक ही बात कंफ्यूजिंग है, सप्लाई के डेफिनेशन में उसने वर्ड ही लिखा है सप्लाई। यस और नो? पहला वर्ड सप्लाई, आखिरी वर्ड भी सप्लाई, और डेफिनेशन सप्लाई का। सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप, दो जन के बीच में रिलेशन है। एक मार्केट प्राइस, ये मार्कर पेन का मार्केट में प्राइस क्या है, ये घड़ी का मार्केट प्राइस क्या है, ये शर्ट का मार्केट प्राइस क्या है, वो। एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जिस प्राइस पे बिजनेस मैन की इच्छा है कि वो सामान बेचे, सप्लाई कर पाए। यस, आप मेरे पेन का एग्जांपल याद करो, 12 रुपए में बनाकर मैं 15 में बेचता था, तो मार्केट प्राइस क्या था? 15। 12 मेरा कॉस्ट प्राइस था, मार्केट प्राइस क्या था? 15 रुपीज, बराबर है। और मैं कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ? 1000 क्वांटिटी, 1000 पेन। अरे 1200 पेन उससे मांगा तो मैं दे नहीं पाया, और 400 पेन देने को मैं तैयार था, पर वो प्राइस मेरे को नहीं मिल रही थी। तो जिस मार्केट प्राइस पे मैं कितना अमाउंट ऑफ गुड सप्लाई कर सकता हूँ, बस वही सप्लाई है। कौन सी मार्केट प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी का सामान सप्लाई कर सकता हूँ, बस वही सप्लाई है। ऐसा पॉल सैमुअलसन का बोलना था, ओके। अब यहाँ से हम कुछ छोटे छोटे डू यू अग्री डिस्कस करने वाले हैं, लिखते हुए समझते जाएंगे। यस, ओके। तो लीव वन लाइन, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब कुछ छोटे छोटे डू यू एग्री है। राइट नाउ, स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई। डू यू अग्री? डू यू एग्री? क्या आप इस बात को एग्री कर सकते हो कि स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज्यादा होता है? एक्सीड मतलब ज्यादा, स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है। डू यू अग्री? सी, अपना एग्जांपल याद करो, 1000 पेन का मेरा प्रोडक्शन था। सपोज उसमें से अगर मैं 400 पेन सप्लाई कर भी देता हूँ तो भी स्टॉक में 600 पेन पड़ा है, तो स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है? यस और नो? अरे 600 पेन स्टॉक में पड़ा है, 400 पेन सप्लाई किया है, सप्लाई तो सिर्फ 400 पेन गया, तो स्टॉक में उससे ज्यादा पेन है। एक बात समझाऊँ, अगर आज मैं आपको सपोज 2 क्वेश्चन का आंसर सप्लाई करने वाला हूँ लेक्चर में,
अगर मैं इस लेक्चर में आपको 2 आंसर सप्लाई करने वाला हूँ आज के लेक्चर में, राइट, क्या मेरे दिमाग के स्टॉक में सिर्फ 2 ही आंसर है? अरे मेरे स्टॉक में तो पूरा ही को भरा पड़ा है। यस और नो? मेरे ये स्टॉक में तो पूरा ही को भरा पड़ा है, उसमें से 2 आंसर में सप्लाई करूंगा आज, राइट। तो स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज्यादा होता है। डू यू एग्री? आंसर लिखने का एग्री। सो इसके रीजंस आगे मिलते जाएंगे। अच्छा, ये सेम स्टेटमेंट वो घुमा के पूछ सकते हैं और करके, तो राइट डाउन सप्लाई कैन नॉट exceed stock. Supply cannot exceed stock. Do you agree? सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है। एग्री करते हो? सप्लाई स्टॉक से ज्यादा होता है। 1000 पेन का मेरा स्टॉक था, क्या मैं 1200 पेन सप्लाई कर पाया? सप्लाई? नहीं। हाँ, फिर चीटिंग करके कैसे करना है वो अब सीखेंगे, वो आज ही सिखाऊंगा। डोंट वरी। ओके, इन माय वेरी लास्ट लेक्चर आई विल टीच यू कि जो चीज आपके स्टॉक में गई नहीं है उसको भी आप पेपर में सप्लाई कर सकते हो। आगे पीछे वाले कब काम आएंगे करके, है ना? यस और नो? नहीं, डोंट वरी, मैं चीटिंग करना सिखाऊंगा और वो चीट के बगैर सिखाऊंगा और वो के बगैर भी सिखाऊंगा, बट इन लास्ट लेक्चर अभी नहीं। और वो सारे कोड नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आप पीसफुली सोचो तो आपका जो सप्लाई है वो स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीटिंग करके हो सकता है, वो चीटिंग हम आज ही सीखेंगे बिजनेस में कि देखो बिजनेस में चीटिंग कैसे होती है। जो चीज स्टॉक में नहीं वो भी आप बेचोगे, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जो चीज आपने प्रोड्यूस करके स्टॉक में रखा ही नहीं है, गोडाउन में रखा ही नहीं है, उसको आप सप्लाई नहीं कर सकते। जो टॉपिक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मेरे गोडाउन में स्टॉक में कभी गया ही नहीं है, वो मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे स्टॉक में जो हो वही मैं सप्लाई कर पाऊँ। तो सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो एग्री लिखूं कि डिसएग्री लिखूं? अरे एग्री ना बाबा, क्यों डिसएग्री? सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है, करेक्ट, नहीं हो सकता है, ट्रू। उसने क्लियर बोला सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक, सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो एग्री। अगर उसने नोट वर्ड निकाल दिया होता तो डिसएग्री। ओके, सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है, करेक्ट। अब ये दोनों को मिलाकर एक नया स्टेटमेंट बनता है, तो और करके दोनों अपने पास और भी और है, अपने पास और की कोई कमी नहीं है, अपने पास और भी और है, तो और राइट डाउन इन केस ऑफ perishable goods, in case of perishable goods, stock and supply both are same. Do you agree? In case of perishable goods, stock and supply both are same. Do you agree? What is perishable goods? Which can be spoiled, destroyed, जल्दी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, राइट? दूध, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, मिल्क, राइट ना, राइट? वो सब जो चीज जल्दी बिगड़ जाए, राइट? उस मामले में ये बोल रहा है कि स्टॉक और सप्लाई दोनों सेम ही होता है। डू यू एग्री? अगर आप में से किसी की भी मम्मी
रात को 9:30 बजे के बाद अगर सब्जी लेने जाती है ना, तो आपकी मम्मी के पास इकोनॉमिक माइंड है। पता है क्यों? 9:30 के बाद सब्जी सस्ती मिलती है और ज़्यादा मिलती है। वो भैया जी होते हैं ना, उसको घर जाने की जल्दी होगी ना, नहीं समझे तो पूरा टोपला दे देंगे, हाँ ले जाओ, वजन भी नहीं करेंगे, कम में ज़्यादा सब्जी लेके आएगी मम्मी। मतलब अगर आपकी मम्मी 9:30 बजे के बाद सब्जी लेने जाती है, मतलब शी इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब उनको इकोनॉमिक्स आता है सब्जी कब लेनी चाहिए, तो कम प्राइस में ज़्यादा सब्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सब्जी वाला कभी नहीं चाहेगा कि वो सब्जी घर पे लेकर जाए। कल वो बेचने बैठेगा ना, उसका कुछ भी नहीं आएगा, तो वो पेरिशेबल गुड्स में आता है। चलो एग्जाम्पल को थोड़ा और इजी करो। सपोज मेरा खुद का दूध का डेयरी है। सर आपका तो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था ना? हाँ, तो मेरे बहुत सारे बिजनेस है, आपको क्या प्रॉब्लम है? धंधे वाला आदमी हूँ। अरे काम धंधे वाला आदमी हूँ, उल्टा उल्टा सोचते हैं। बहुत सारे बिजनेस है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सपोज मेरा दूध का डेयरी है, ओके, सुबह 5 बजे से दूध का डेयरी पे दूध बेचने बैठा हूँ। रात को 10 बजने को आया और मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा घर पे कब आएगा, खाना खाना है ना? मैंने कहा मम्मी अभी भी 3 लीटर दूध उस वेसल में पड़ा है, वो बेच के आता हूँ। मम्मी ने कहा अभी इतना क्या कंजूस बनता है, 60 रुपये का नुकसान और क्या, आजा बंद करके। मैंने कहा नहीं मम्मी, आपको ये समझना होगा। अरे वो जो मशीन था वेसल जिसमें दूध ठंडा रहता है, उसमें 3 लीटर दूध बचा है, क्या वो 3 लीटर दूध वैसे ही रखूँ और घर पे चला जाऊँ? पॉसिबल? आपको पता है नुकसान कितने का होगा? 60 रुपये का नहीं होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमूल का मिल्क पेन जब आएगा ना, 50,000 रुपीज़ का दूध लेकर उसमें डालेगा वेसल में। नहीं समझा? सपोज मेरी एरिया की सभी लेडीज मेरे वजह से दूध लेकर जाती है, तो किसी का दूध फट जाएगा, किसी का सिल जाएगा। दूसरे दिन सब जूते और झाड़ू लेकर मेरे घर दुकान पे मोर्चा। अरे कुछ समझा? और सब मिलकर नक्की कर लेगी कि इस यहाँ से दूध लेने का ही नहीं। सोचो कैसे लगेगा दूध का बिजनेस लेडीज के बगैर। डेयरी में कोई आएगा ही नहीं, पूरे एरिया से दूध खरीद। आपको क्या नुकसान कितने का हुआ? 50,000 का नहीं, 60 रुपये का नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज का गुडविल ही खत्म। कितनी मुश्किल से गुडविल खड़ा पाया होता है, तो सब दूध में मिलाई दिया, मिट्टी में मिलाई दिया। नहीं समझ में आया? यस और नो? मतलब वो 3 लीटर दूध में उस वेसल में नहीं रख सकता हूँ रात भर, वरना वो बैक्टीरिया आ जाएंगे और पूरा मशीन खराब, और नेक्स्ट डे पूरा दूध खराब, और फिर गुडविल भी खराब। आपको तो कुछ भी करके या तो वो दूध में किसी को सस्ते में दे दूं, या घर पे लेकर जाऊं, नेक्स्ट डे पनीर बना के खाऊंगा, या फिर किसी कुत्ते को पिला दूं, रोड पे डाल दूं। हर कुत्ते का दिन होता है, किसी किसी कुत्ते की रात भी होती है। लेकिन उस वेसल में मत रखो, कुछ भी हो, जितना भी स्टॉक है सब सप्लाई कर डालो। तो क्या अगर स्टॉक रखने गए तो नेक्स्ट डे सब कुछ खत्म। आया समझ में? तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर सेम। डू यू एग्री? क्या लिखने का बोलो? एग्री। ऑफ कोर्स एग्री। डियर फ्रेंड्स, अगर ये 3 में से कुछ भी नहीं पूछा पेपर में, अगर पेपर में ये 3 में से कुछ भी नहीं पूछा, तो इसके बदले जो है ना वो श्योर पूछेंगे। तो और करके मोस्ट IMP distinguish between stock and supply। 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में अब तक 6 बार आ चुका है फ्रेंड्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज फोल्ड योर पेज, पट्टी ना हो तो। ये पूरा डिस्टिंग्विश में अच्छे से लिखाने वाला हूँ, पूरा डिस्टिंग्विश। उन्होंने 2 पॉइंट मांगे होंगे, हम 6 पॉइंट लिखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने से है, बहुत कुछ। अच्छा, एक चीज क्लेरिफाई करूँ, डिस्टिंग्विश मांगा तो वो फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ। अगर डू यू एग्री में मांगा, डू यू एग्री में, तो देखो क्या करेगा, इसका जो लेफ्ट साइड लिखेंगे ना वो फर्स्ट पैराग्राफ पड़ेगा, नहीं समझ, और जो राइट साइड लिखेंगे वो सेकंड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ फॉर्म लिखेंगे कभी, अगर डू यू एग्री पूछा तो ओके, अगर डू यू एग्री पूछा तो पैराग्राफ फॉर्म लिखेंगे।
डिस्टिंग्विश पूछा तो ऐसा लिखेंगे वर्टिकल बीच में लाइन करके, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। May we start? First point, meaning. First point is meaning. Left side. Left side, I know. Stock refers to. Stock refers to total quantity of goods, total quantity of goods produced and stored, produced, total quantity of goods produced and stored, S-T-O-R-E-D. Opposite side, right side लिखेंगे। Supply refers to, supply refers to one part of stock, one part of stock offered, O-F-F-E-R-E-D, offered, one part of stock offered for sale। यहाँ पे सेल का स्पेलिंग, सेल का स्पेलिंग S-A-L-E, वेरी गुड। ऑफर फॉर वन पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफर फॉर सेल। चलो तो एकदम इजीली समझ में आ जाए उतना इजी लिखाया है। स्टॉक का मतलब लिखाया है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड। 1000 रुपए मैंने प्रोड्यूस किया और रेपर पैकिंग करके गोडाउन में डाल दिया तो क्या बन गया, स्टॉक बन गया। अच्छा, उसका एक हिस्सा टेम्पो में डिलीवरी के लिए डाल दिया, सपोज 400 रुपए टेम्पो में डाल दिया डिलीवरी करने के लिए। वन पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफर फॉर सेल, बेचने के लिए रख दिया तो क्या बन गया, सप्लाई। समझा? तो यहीं से अपने को सेकंड पॉइंट अपने आप मिल गया। तो सेकंड पॉइंट का हेडिंग लिखो एग्जाम्पल। सॉरी, एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं होते। आई नो फ्रेंड्स के एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं होते, लेकिन हम तो 6-6 पॉइंट 5-5 पॉइंट लिखेंगे तो एग्जाम्पल के मार्क्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड राइट डाउन, 1000 पेन्स आर प्रोड्यूस्ड, 1000 पेन्स are produced, opposite side, 400 pens are sold, 400 pens are sold। आया समझ में? 1000 पेन जो प्रोड्यूस करके गोडाउन में डाला वो स्टॉक बन गया, 400 पेन उसमें से निकाला और टेम्पो में डिलीवरी के लिए डाल दिया तो सप्लाई बन गया। यहीं से थर्ड पॉइंट अपने आप कनेक्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट राइट नाउ, डिपेंड्स, डिपेंड्स राइट नाउ लेफ्ट साइड, स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। Opposite side, supply depends on stock, supply depends on stock, supply depends on stock। देखो ये पूरा साइकिल बन रहा है। स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, 1000 पेन प्रोड्यूस किया तो स्टॉक में गया। सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक, 1000 पेन स्टॉक में था तो 400 पेन सप्लाई किया। ओके, तो स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन and supply depends on stock, stock depends on production and supply depends on stock। तो ये पूरा साइकिल बन गया। ओके, उसके आगे का पॉइंट आएगा एक्सीड, मतलब ज्यादा। ये हम ऑलरेडी डू यू एग्री में डिस्कस कर चुके हैं तो अब इजी हो जाएगा। करें, लेफ्ट साइड लिखेंगे स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, stock can exceed supply।
opposite side, supply cannot exceed stock. Supply cannot exceed stock. Supply cannot exceed stock. वापस समझना पड़ेगा, स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 400 पेन सप्लाई किया तो भी स्टॉक में 600 पेन पड़ा है, तो स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, पर 1200 पेन सप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 1000 पेन ही है, तो सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट। अब अगर मुझे चीटिंग करके ये चीज़ को तोड़ना पड़े, तो अवर नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, 5th पॉइंट राइट नाउ, एक्सेप्शंस। फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, ब्रेकिंग ऑफ रूल, नॉर्मल ट्रेंड से कुछ हट के। एक्सेप्शंस लेफ्ट साइड राइट नाउ, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, in case of perishable goods, stock and supply both are same. In case of perishable goods, stock and supply both are same. Opposite side, right now, sometimes old stock, पुराना सामान, old stock, sometimes old stock is cleared, C-L-E-A-R-E-D, sometimes old stock is cleared with new stock. Old stock is cleared with new stock at new price. Old stock is cleared with new stock at new price. At new price. फ्रेंड्स, अब लेक्चर के एंड तक है ना, आप घड़ी नहीं देखेंगे प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब चीज कोई बुक नहीं समझा पाएगी। आपका 4th पॉइंट और 5th पॉइंट दोनों कनेक्ट होकर साथ में समझना पड़ेगा। हमने लेफ्ट साइड में 4th पॉइंट में लिखा कि स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, स्टॉक सप्लाई से ज्यादा होता है, हो सकता है, पर 5th पॉइंट में हमने लिखा कि पेरिशेबल गुड्स के मामले में नहीं हो सकता है। अरे कुछ समझा? नॉर्मली स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, पर पेरिशेबल गुड्स के मामले में नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध की डेयरी खोल के बैठा हूँ तो स्टॉक नहीं करना चाहिए। सस्ते में कुत्ते को पिला दो, किसी को बेच दो, रोड पे डाल दो, घर पे ले जाओ, कुछ भी चलेगा, बाकी उस वेसल में मत रखो, वरना दूसरे दिन केस ही लगेगी दूध की डेयरी लेडीज के बगैर, गुडविल ही खत्म। तो नॉर्मली स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, पर पेरिशेबल गुड्स के मामले में नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस बन गया। सिमिलरली अब हम राइट साइड पे आते हैं, एकदम नई चीज लेकर आ रहा हूँ। राइट साइड 4th पॉइंट पे हमने क्या लिखा है? सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। नॉर्मली सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, नॉर्मली सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 5वें पॉइंट में बोल रहा हूँ राइट साइड में कि कुछ मामलों में ऐसा होता है। ओल्ड स्टॉक इज क्लियर विथ न्यू स्टॉक एट न्यू प्राइस, मतलब आप वो सामान सप्लाई कर रहे हो जो आपके स्टॉक में था ही नहीं। मैं एग्जाम में वो आंसर लिख रहा हूँ जो चैप्टर में ऑप्शन में रखा, मतलब मेरे गोडाउन में कोई चीज़ कभी गई नहीं है और फिर भी वो सप्लाई कर रहा हूँ कहीं और से एडजस्ट करके। अब इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल, ओके, और ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, इसको कहीं पे भी दिल पे लेके नहीं बैठने का, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। सपोज जोगेश्वरी ईस्ट की किसी लड़की की शादी विरार वेस्ट के किसी लड़के से हो जाती है। बॉयज आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उसमें अपने को क्या प्रॉब्लम है? विरार वेस्ट की लड़की यहाँ पे लेकर आई, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और सपोज शादी के बाद लड़की के ससुराल में जाने के बाद जो सबसे पहला त्यौहार आया फेस्टिवल, वो रक्षाबंधन है। तो बहन ने अपने भाई को कॉल किया कि रक्षाबंधन में आप सब लोग यहाँ पे विरार आ जाओ। तो बड़े भाई ने कहा कि हम 7 भाई विरार आए, ट्रेन में भीड़ बढ़ाए, उससे चाहे तू अकेली ससुराल से एक दिन यहाँ पे आ जा। बहना को आइडिया पसंद आया,
क्योंकि उसको ये याद आया कि मेरी विदाई के वक्त मेरे आजू बाजू वाले और भी लड़के रो रहे थे, तो ये भी तो देख लो अब उनके हाल क्या है। इनको ये सब देखने में बहुत मजा आता है कि मेरे पीछे कितने दीवाने और तड़प रहे हैं। तो इसने सोचा चलो आइडिया बराबर है। अब रक्षाबंधन के दिन सुबह 10 बजे जोगेश्वरी स्टेशन पर उतरी। ओके, सातों भाइयों के लिए राखी तो ले ली थी। स्टेशन से बाहर आती सामने दिखाई दिया ओझा स्वीट्स एंड फरसान। तब याद आया कि अरे मिठाई का बॉक्स तो लिया ही नहीं। ठीक है, अब अंदर गई और तुरंत पूछा कि सबसे अच्छी मिठाई में पेड़े कौन से है। तो ओझा वाले ने बताया कि केसर पेड़े है 300 रुपया किलो, टेस्ट कराओ, मस्त है, 1 किलो पैक करो। देखो अब इसके दिमाग में क्या था, अगर सातों भाई से 100 रुपया भी मिला तो 700 रुपया होगा। 300 रुपया अगर पेड़े का दे भी दिया तो 400 रुपये का नेट प्रॉफिट है। मतलब ये बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बात टर्न हो रही है, क्योंकि ये तो अपने कंज्यूमर के बारे में सोचा ना, हम तो बिजनेसमैन के बारे में सोच रहे हैं। सपोज ओझा वाले ने उस दिन ये सोचा था कि बहुत क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोरोना आ चुका है, ये ना वो ना, इसलिए ज़्यादा महंगे पेड़े कोई खरीदेगा नहीं। तो उसने क्या किया था कि ये जो केसर पेड़े ना उसे 9 kg बनाए थे, 9 किलो, और बाकी सब उसे फालतू पेड़े बना के रखे थे 120 रुपये किलो वाले। ये 300 रुपया किलो, 9 किलो ही थे। और सुबह 10 बजे तक में अब तक 6 किलो पेड़े तो वो बेच चुका था। मतलब पता नहीं अचानक से सब जोगेश्वरी की बहनें पैसे वाली कहाँ से हो गई, जो भी आती थी सब केसर पेड़े लेके आती। अब तो पूरा दिन निकालना बाकी है, और आज ही का तो दिन कमाई का होता है ना, राइट। अब अगर उसमें से 1 किलो ये बहन लेके आएगी तो बाकी के 2 किलो में पूरा दिन तो निकलेगा नहीं। कुछ समझ रहा है। अब यहाँ से ओझा वाले ने अपना दिमाग शुरू किया। सपोज बड़ी बहन को उतने में कॉल आया भाई का कि कहाँ पहुंची है, इसको नेटवर्क में हलो हलो करके बाहर गई। इसने कहा कि बहन का ध्यान नहीं है। अब उसने क्या किया, सपोज 1 किलो में 20 पीस, एक एग्जाम्पल है, मेरे कोई पेड़े वाले मेरे को नहीं पता कितने पीस आते हैं। सपोज 1 किलो में 20 पीस आते हैं, तो इसने क्या किया कि 8 पीस है ना वो तो अच्छे वाले डाल दिए, बाकी के 12 पीस नीचे से तीसरा ढोल खोल के पुराने जो बासी पेड़े थे 120 रुपये किलो वाले, सेम इन साइज, शेप एंड कलर बट नॉट इन टेस्ट। नहीं समझा, सब कुछ सेम, देख के पता नहीं चलेगा, देख के लगेगा एकदम सेम है, पर घटिया क्वालिटी, ऐसे 12 पीस डाल दीजिए। बहना बहुत खुश होकर आई कि मैंने केसर पेड़े खरीदे हैं। सातों भाइयों को लाइन से बिठाया, जिसे हिंदी मूवी में दिखाते हैं भैया मोरे राखी, पता नहीं ये सब गाने कहाँ से सुनते हैं। रियल लाइफ में आज तक मैंने कोई बहनों को ऐसा गाना गाते देखा नहीं है, पता नहीं क्या होता है। उल्टे का बहन भर के बैठ जा, अरे लेट रहा बैठ जा, ऐसा भैया मोरे कितना होता है ये सब, क्या पता, इसी मूवी में अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ से बात का प्रॉब्लम क्या है। सपोज ये 7 भाई में से कोई एक भाई ऐसा है जिसके साथ ये बहना की पहले से पटती नहीं है कभी, हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, और नसीब उसी का खराब था, बाकी 6 भाई को अच्छे पेड़े गए और उसी को वो खराब वाला पेड़ा गया। उसकी मुंह में 1 रुपये का चॉकलेट जाते, ये बहना का रोना, मम्मी देखते अभी भी चिल्लाते रहता है। मम्मी आके भड़क गई, अब वो ससुराल वाली है समझ, तो ससुराल क्या ऐसा सड़ा हुआ पेड़ा खिलाएगी। बाकी सब 6 भाई इतने अच्छे पेड़े, तो अच्छे पेड़े इनको और खिलाओ। बाकी 6 भाई सोचे इसको इसमें खराब क्या लगा, ये सोचे इसमें से इनको अच्छा क्या लगा, और मम्मी भी डांट रही है। इससे बड़ा मम्मी काम कर, तू टेस्ट कर। अब मम्मी ने जो पेड़ा लिया सपोज वो अच्छा वाला था, मेरे भाई के नसीब ही खराब, काम से इतना अच्छा पेड़ा पूरा बॉक्स कसूर ना बहना का है ना भाई का है, कसूर वो ओझा वाले का है, जाके पूछने का नहीं है और ये रिकॉर्डिंग उसको दिखाने का नहीं। ओके, शाम को 9 बजे के बाद उसे शटर डाउन किया था और हिसाब लगाने बैठा कि आज मैंने पूरे दिन में कितने रुपए का कौन सा पेड़ा बेचा। उस हिसाब में उसको क्या दिखाई पता है, उसने 300 रुपये वाले पर केजी केसर पेड़े 12 किलो पेड़े बेचे। सुबह स्टॉक में कितने थे 9 किलो, मतलब 3 किलो पेड़े नीचे के डोर से निकलते हुए, मतलब उसे वो सामान सप्लाई किया जो स्टॉक में था ही नहीं। अरे कुछ समझा, और ये सिर्फ एग्जांपल है, वरना ओझा को बदनाम कर देंगे। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। हाँ? उनके बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे पास पढ़ के निकले हैं, हाँ, तो उनको बदनाम नहीं करना प्लीज। कहने का मतलब ये होगा फ्रेंड्स
कि उसने वो सामान बेचा जो स्टॉक में था ही नहीं, तो इट इज एन एक्सेप्शनल केस। समझा। अब डिस्टिंग्विश में यहाँ तक लिखा वेल एंड गुड, ये सब आंसर में यहाँ तक लिखा वेल एंड गुड। एक पॉइंट एक्स्ट्रा, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और लगता है कि नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें लिख के पेपर में एकदम छा जाना है, तो 6th पॉइंट पे जाने का। एक बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट का मार्क्स के ऊपर नो इफेक्ट, इस पॉइंट का मार्क्स के ऊपर नो इफेक्ट। कंसीडर, मतलब ध्यान में लेना है। लेफ्ट साइड लिखेंगे, स्टॉक इज अ रिजर्वोयर। सर क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, बोलते हैं स्टॉक इज अ रिजर्वोयर एंड कंसिडर्ड एज कैपिटल, stock is a reservoir and considered as capital. Opposite side, supply is a flow, flow, and considered as supply is a flow and considered as source of income and considered as source of income. फ्रेंड्स मैं वापस बोल दूँ, ये पॉइंट आप लिखो एग्जाम में या ना लिखो, मार्क्स के ऊपर इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ये सिर्फ आपके IQ लेवल के लिए है। अगर आपने ये पॉइंट लिखा है, मतलब यू आर सो इंटेलिजेंट, ऐसा बोर्ड पेपर चेकर को लगेगा और आप छा जाओगे तो भर भर के मार्क्स उठाएगा, क्योंकि किसी ने नहीं लिखा होगा ये पॉइंट कोई समझाता भी नहीं है फ्रेंड्स। और मैं भी आपको कितना समझा पाऊंगा आई डोंट नो। पहले मैं राइट साइड समझा दूँ, सप्लाई इज अ फ्लो एंड कंसिडर इज सोर्स ऑफ इनकम। एक बात समझ लो, मैं इको का नॉलेज का स्टॉक मेरे पास कितना है ना, उससे नहीं कमाता हूँ, मैं जितने लेक्चर सप्लाई करता हूँ उससे कमाता हूँ। और मेरा जो लेक्चर है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी इन अ फ्लो। मेरी जो बातें हैं वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, मेरी जो एग्जाम्पल है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, मेरे जो कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन वो रिजिड नहीं होना चाहिए, जिद्दीपना नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा ही बस, नो, इट शुड बी अ फ्लो। मैं कोई एग्जाम्पल जो समझाऊँ वो इनको पसंद आया, कोई एग्जाम्पल उनको समझ में आया, मेरी कुछ बातें इनको दिल को टच कर गई, कुछ बातें इनके दिल को टच कर गई, वो आपके दिल को छू के निकल जाए। इट मस्ट बी इन अ फ्लो, और तो मैं कमा पाऊंगा। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, आपको पता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए तो इको पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स बहुत कम है मार्केट में, रेयर। 12th का तो फिर भी ठीक है, लेकिन TY BCom के प्रोफेसर तो आपको बहुत मुश्किल से मिलते, कोई इको पढ़ाता होगा। ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, और उसको इंटरेस्टिंग करे, आपके दिल को छू के निकल जाए, कुछ ऐसी बातें जो हाँ दिमाग में, हाँ यार मस्त था ये, तो इट मस्ट बी इन अ फ्लो। तो सप्लाई इज अ फ्लो, मैं जितने लेक्चर ज़्यादा सप्लाई करूँ, आप तक बहाऊँ, उतना मैं ज़्यादा कमाऊँ। अगर आपके डेली का कपड़े का बिजनेस हो, ठीक है, तो अगर उन्होंने 2 लाख मीटर कपड़ा बना के गोडाउन में डाल दिया है, उससे उनकी कमाई नहीं होती है। 2 लाख मीटर कपड़ा वो टेम्पो में डाले और मार्केट में सप्लाई करे तो वो कमाते हैं। तो सप्लाई इज सोर्स ऑफ इनकम। अब उसका ठीक ऑपोजिट आ रहा हूँ, ओके। स्टॉक इज अ रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, जमा करना। गोडाउन में जो सामान आप जमा करते हो, इट्स अ रिजर्वोयर, कि हमने रिजर्व करके रखा है, रिजर्व करके रखा है। गाड़ी में जब पेट्रोल भरते ना तो रिजर्व रखते हैं, पता है ऐसा कुछ, गाड़ी रिजर्व में चलती है, ऐसा मतलब वो जमा करके रखा है, कभी बाद में काम लगे। तो स्टॉक इज अ रिजर्वोयर एंड कंसीडर्ड एज कैपिटल। अब यहाँ से कंफ्यूजन है, इकोनॉमिक्स बोलता है कि स्टॉक जो है ना वो कैपिटल है, ओके, एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी, बराबर ना। अकाउंट्स आपको बोलता है कि स्टॉक जो है ना वो तो असेट्स है,
यस और नो? हाँ अरे इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि स्टॉक इज अ कैपिटल, इट्स अ रिजर्व कैपिटल, ओके। और अकाउंट्स बोलते हैं कि स्टॉक इज एन असेट। या तो आपका अकाउंट्स गलत है या तो मेरा इको गलत है। सर टेंशन मत लीजिए, आपके लेक्चर में इको सही है, अकाउंट सही है, बात खत्म। Hence, stock is always considered as a liability. आपका अकाउंट उसको असेट्स क्यों बोलता है वो आपने कभी किसी को पूछा नहीं है। Why closing stock has two effects? देखो दो इफेक्ट तो सबको ही पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, राइट। अरे क्लोजिंग स्टॉक, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, यही तो एक एडजस्टमेंट जो अपने को फुल टू आता है, पूरा मार्क्स मिलेगा पक्का। अरे क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, हाँ या ना? अब मैं ये पूछा कि व्हाई दिस टू इफेक्ट्स, यही दो इफेक्ट का है, क्यों क्लोजिंग स्टॉक के आप यही दो इफेक्ट दे रहे हो, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड क्यों बैलेंस शीट असेट साइड? नाउ डोंट से मी सर एवरी डेबिट इफेक्ट शुड हैव सम क्रेडिट इफेक्ट, तो एक बैलेंस शीट असेट है ना, डेबिट है ना, इसे दूसरा क्रेडिट डाल दिया। अच्छा, पीछू के दरवाजे से अकाउंट्स भी ये कबूल कर रहा है कि स्टॉक इज कैपिटल, इट इज लायबिलिटी। आई कैन प्रूव दिस। मुझे नहीं पता कि आपको अकाउंट्स कितना समझा है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ फैक्ट्री अकाउंट, मानते हो ये बात? एंड बैलेंस शीट इज गोडाउन, ये अब मेरी बात मान लो। ट्रेडिंग अकाउंट ना वो फैक्ट्री का अकाउंट, ऐसा मानो फैक्ट्री हो, और बैलेंस शीट ना वो आपका गोडाउन है, ऐसा मान लो। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साल 500 स्टूडेंट तो मेरे हो ही जाएंगे 12th के, तो हमने 500 इकोनॉमिक्स की नोट्स छाप के रख दी। सपोज बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कोरोना के हिसाब से उतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे, इसलिए हमने नोट्स थोड़ी कम छापी थी। और अब आप लोग ज़्यादा आने लगे हो, इसलिए नोट्स कम पड़े, सबको नोट्स मिला नहीं शायद इको का, कुछ लोगों को नोट्स नहीं मिला ना इको का, और वो बुक नहीं मिला है शायद, है ना, प्रिंटिंग में गया है, क्योंकि हम लोग को लगा था कि बच्चे मतलब एडिशन कम होंगे, लेकिन हुए बराबर से। मैं एग्जाम्पल उल्टा दे रहा हूँ, सपोज 500 स्टूडेंट्स आएंगे ऐसा मुझे लगा था, और इसलिए हमने 500 नोट्स छपवा के रख दी, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, ये 500 नोट्स का बंडल बना के थप्पा लगा के बाहर टेबल पे रख दिया ऑफिस में, जैसे जैसे एडमिशन होते गए बच्चों को देते गए। सपोज 350 एडमिशन हुए, 350 नोट्स सप्लाई कर दिया, अब 150 नोट्स पड़ा है, राइट। अब तो कोई नया एडमिशन होने वाला है नहीं, तो ये जो 150 बुक पड़ा है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब ये मैं अगले साल सप्लाई कर पाऊंगा नेक्स्ट ईयर के बच्चों को, जो अब 11 में उनको दे पाऊंगा, यस? हाँ, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अब ध्यान से सुनना, टेबल पे बाहर थप्पा लगाया था, 150 बुक पड़ा था, वहीं पड़ा था, एक आध महीना और रहा देखा, जब कोई आएगा तब दे देंगे। अब सब एडमिशन हो गए, सब हो गया, अब कोई एडमिशन होने वाला नहीं है, तो अब व्हाट आई विल डू, ये 150 बुक्स के ऊपर हक तो हमारा ही है, नेक्स्ट ईयर हम ही यूज करेंगे ना इसको, तो वो हमारा असेट्स ही हुआ, यस। लेकिन ऑफिस के टेबल के कोने से निकालो, गुड्स इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो गुड्स वहां से निकाला और ऊपर गोडाउन जैसा बनाया है, रूम नंबर 2 के ऊपर गोडाउन जैसा बनाया है, वहां पे डाल दिया, तो बैलेंस शीट असेट साइड। नॉट गेटिंग, नहीं समझा। अरे फैक्ट्री के कोने में सामान पड़ा था, 31 मार्च तक आपको बेचना था, नहीं बेचा आपने, टेम्पो वाले को बुलाया, पीछू के तरह से टेम्पो में डाल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फैक्ट्री से गया, अरे फैक्ट्री से गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और खुद के गोडाउन में डाल दिया, क्योंकि हक तो मेरा ही है ना उसके ऊपर, तो बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट ईयर तो मैं ही यूज करूंगा ना, पर वो नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा। तो आप बोलेंगे सर तो इसमें लायबिलिटी कहाँ से आई? अब समझो लायबिलिटी कहाँ से आई। मुझे नहीं पता कि अकाउंट ने आपका फंडा क्लियर किया है कि नहीं। डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, ऐसा कुछ सीखा है कभी? सीखा है? हाँ, तो अब वाई क्रेडिट और लायबिलिटी सब बताऊँ मैं आपको। टेम्पो में जो सामान यहाँ से निकाल के डाल दिया, गोडाउन में डाल दिया, राइट, मेरा ही है, नो डाउट, टेंशन नहीं है मुझे। कभी चूहा आ जाएगा, कभी पानी भर गया, कभी आग लग गई, वो 150 बुक बराबर के नहीं देखना पड़ेगा। अरे रूम नंबर 2 के गोडाउन में रखूंगा ना,
तो हर हफ्ते पवन को बोलूंगा, पवन जरा पढ़ने के बराबर है ना बुक्स, चूहा खा तो नहीं गया, नहीं समझ रहा, तो टेंशन है। स्टॉक तो मेरा ही है, मेरा ही हक है, पर वो टेंशन है। जब तक नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो और वो 150 बुक सप्लाई ना हो, नहीं समझ, तब तक वो टेंशन है, इट्स अ लायबिलिटी। तो पीछू के दरवाजे से आपका अकाउंट्स भी कबूल कर रहा है, इट्स अ लायबिलिटी। अरे समझा फ्रेंड्स, अगर सिलेबस टाइम पे खत्म होगा ना, तो टाइम मिलेगा ना, तो मुझे याद कराना कभी फुर्सत से, मैं हिस्टोरिकली प्रूव कर दूंगा। वर्ल्ड वॉर के वक्त अमेरिका ने सबसे पहले इस चीज को महसूस किया था कि स्टॉक इज अ लायबिलिटी। सबसे पहले अमेरिका को ये फील हुआ था कि स्टॉक हमारा असेट्स नहीं है, हमारा लायबिलिटी है। जब तक आप उसे मार्केट में बेचते नहीं हो, सप्लाई नहीं करते हो और उसका इनकम नहीं होता है, तब तक वो कैपिटल है, इट्स अ लायबिलिटी। समझा? और मैंने ये भी समझा जैसा मैं अकाउंट्स में दो इफेक्ट क्यों है, मैंने समझा दिया ना कि व्हाई क्लोजिंग स्टॉक हैज टू इफेक्ट्स। पर एक दरवाजे वो भी मानते हैं कि हाँ ये लायबिलिटी है। जब तक वो नोट सप्लाई ना हो तब तक मुझे टेंशन है कि वो 150 नोट्स बिगड़ ना जाए। बाकी हक तो मेरा ही है, इस्तेमाल तो मैं ही करूँगा, पर वो टेंशन वाला काम है। तो स्टॉक इज अ रिजर्वर, कंसिडर इज कैपिटल, सप्लाई इज अ फ्लो एंड कंसिडर इज सोर्स ऑफ इनकम। दैट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका बेच B1 ना, सुनो 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 ढोलकपुर के वासियों, योर बेच इज B1। चलो कुछ बातें बहुत ध्यान से एकदम रट्टा मार के साथ। टुमारो ट्यूसडे मॉर्निंग 8 o'clock आपका SP का लेक्चर है। कल सुबह 8 बजे SP का लेक्चर है। कंपल्सरी नोटबुक, पट्टी, पेंसिल और अगर आपको कैंसलेशन की आदत है तो इरेजर, बाजू वाले का नहीं, खुद का। ओके, ये सब टाइप लाने का। कल आपको लव लेटर लिखना सिखाने वाले हैं। ओके, तो डोंट फॉरगेट इट, प्लीज डू कम, क्योंकि लेकर सीखते हैं। ठीक है, कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। क्या क्या लेके आएगा? पेंसिल, स्केल, इरेजर, नोटबुक। और आगे सुनो, सबसे बड़ी बात, टेक्स्ट बुक कंपल्सरी। अरे वाला लेकर पढ़ेंगे किसमें से? ऐसे भी हम थोड़ी ना सर्च करके, हम तो ऐसे भी किसी और का छुड़ाते हैं लेटर लिखने में भी, एक भी साइड खुद का तो होता नहीं है, राइट? तो टेक्स्ट बुक कंपल्सरी, नोटबुक कंपल्सरी, पेंसिल, पट्टी, इरेजर कंपल्सरी। पेंसिल में इधर आके शार्प करने ही बैठेगा, सब रेडी करके आएगा। ओके, टेक्स्ट बुक कंपल्सरी, डोंट फॉरगेट।
कौन किए थे? अच्छा ठीक है। तो कौन? पप्पा मैं पूछ रही थी कौन किए थे क्या? इसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया है। तुझे ना लोग कर देंगे तुम्हारे तो निकल चला सारी इन सारी कितना लेगी? जितना होगा इतना लिखना तो पड़ेगा ही। हो गया ना? हो गया ना? पीछे का भी बाकी है 2 वो तो हो गया। थैंक यू।